मेरे हिसाब से जेमस्टोन एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है जिसको इतने सालों से बेचा जा रहा है कि अब वो सच लगने लगा है। काल सर्प दोष इज अ मैन मेड दोषा और योगा विच हैज बीन मेड बाय पंडित्स। बहुत साल पहले इस टर्म को इन्वेंट कर दिया गया था अपनी दुकानें चलाने के लिए। डर का बिजनेस बना दिया। पहली बात तो ये बिजनेस नहीं है। देखिए, अगर घर की फीमेल को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या हार्मोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आप साउथी जोन में जाओ, वहाँ पे आपको दिक्कत दिख जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो उस एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं है। मेरा नाम रीना है, रीना शर्मा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। हाय रीना जी, हेलो। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो कहते थे ये कोई नग धारण कर लो, जैसे अमिताभ बच्चन जी के लिए सुना है, उनको नीलम पहना था उन्होंने। एंड हेल्थ के लिए शायद मोगा बोलते हैं, वो ऑरेंज से कलर का, ये पहन लो ठीक हो जाएगा। कहाँ तक सच है ये बातें? देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी डिबेटेबल इशू हो जाएगा अगर मैं कैमरा पे ये बोल दूंगी कि मैं ज्योतिषी हूँ लेकिन मैं नगों को, जेमस्टोन्स को बिल्कुल नहीं मानती, ना ही मैं उसे प्रमोट करती। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, तथ्य है मेरे पास। देखिए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र एक ग्रंथ है अच्छा। ज्योतिष का, और उसको ज्योतिष की बाइबल कहा जाता है। ऋषि पाराशर ने उसको लिखा है। सब ज्योतिषियों को इसके बारे में पता है। अगर हम पाराशरी विद्या की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र का नाम लिया ही लिया जाता है। वो ग्रंथ बाइबल है ज्योतिष का, और वहाँ रत्नों की कोई बात नहीं है। और बहुत सारे ज्योतिषियों के ज्योतिष के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें रत्नों की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से जेमस्टोन एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है जिसको इतने सालों से बेचा जा रहा है कि अब वो सच लगने लगा है। सो सी, जेमस्टोन्स अगर सच होते तो मैं ज्योतिषी हूँ, मैं खुद पहने होती। लुक एट माई हैंड्स, आई एम नॉट वेयरिंग एनी जेमस्टोन्स। आई नेवर रेकमेंड जेमस्टोन्स। मेरे हिसाब से जेमस्टोन्स काम नहीं करते बिकॉज उसका लॉजिकल रीज़न ये दूंगी, एक तो ग्रंथों में नहीं है, दूसरा आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। आप यूर अ विमेन, आप किसी से काम करवाना चाहते हो, आप उसको प्यार से बोलोगे तो वो आपका काम आराम से खुशी से करेगा, या आप उसके सर पे डंडा मारोगे और हिटलर की तरह बैठोगे तब वो आपका काम अच्छे से करेगा? प्यार से कहना प्यार से ही करेगा। सो व्हेन यू आर वेयरिंग द जेमस्टोन, अकॉर्डिंग टू मी, आप एक प्लैनेट को, आपने कहते हैं ना मरकरी का एमरल्ड है, हरा वाला है, आपने पहन लिया। एक प्लैनेट को आप फोर्स कर रहे हो टू वर्क फॉर यू। आप फोर्स कर रहे हो। व्हाई यू फोर्सिंग? वो शायद वो थोड़ा बहुत असर कर दे, या आपका थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टी चल रही है उसमें फर्क पड़ जाए, लेकिन आप अपने कर्मास को खराब कर रहे हो वहां पे। क्योंकि आप जबरदस्ती जब कोई काम कराते हो तो आप अपने कर्मों को नहीं काट रहे हो। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ साढ़े साथी और नॉट वेयरिंग जेमस्टोन, कि भाई साढ़े साथी को सब बुरा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, लेकिन आप वहाँ अपने वो कर्म काट रहे हो जो आपको काटनी चाहिए। अगर आप नहीं काटोगे तो वो आपका जो ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, ये चलता जाएगा और कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हम सबका लास्ट, अभी तो सब यंग है तो वी डोंट थिंक अबाउट इट, लेकिन जब एवरीबडी, हम सब ओल्ड होंगे, बुजुर्ग, जब हमारा जो मृत्यु का समय आएगा, उस समय सब सोचेंगे कि कहाँ अपने रिग्रेट्स सोचेंगे, कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या हुआ, एंड सब मनाएंगे कि बस अगला जन्म मत देना भगवान। लेकिन आपको अगर वो ऐसा चाहिए कि अगला जन्म ना आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने एक तो कर्म बहुत अच्छे रखो, दूसरा जो कर्म आप पास्ट से लेकर आए हो बुरे हैं उनको काटो। दुख पहुंचेगा, दुख हो रहा है, चाहे वो सेहत पे हो, चाहे मन पे हो, चाहे कुछ, उन सब चीज़ों को आप काटो। दैट्स द बेस्ट। ज़बरदस्ती रेमेडीज़ करके, मैं खुद रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करती अनटिल अनलेस मुझे लगता है कि ये बहुत जैसे इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो हमें कैसे पता? जैसे कई लोग होते हैं, या मतलब जनरली लोग कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, बट हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सो वो क्या होता है? इट्स ऑल हमारे पुनर्जन्म के जो कर्म हैं वो हम लेकर आए हैं। हमारी कुंडली कैसे बनी है? देखिए, हमारी कुंडली बनी है हमारे पास्ट जन्मों के कर्मों से, और जो प्लैनेट, जो एक एक प्लैनेट प्लेस्ड है हमारी कुंडली में, वो हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के हिसाब से प्लेस्ड है। आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, जैसे हम इस धरती पे आए, हमने पहला सांस लिया, दैट इज द टाइम ऑफ आवर बर्थ, जिसे हम बर्थ टाइम कहते हैं। उस समय जो भी प्लैनेट्स जैसे भी आपके ब्रह्मांड में प्लेस्ड है, उसका फोटो खिंच गया, स्नैपशॉट हो गया, दैट इज द कुंडली।
जहाँ वो प्लेस, सपोज जुपिटर टॉरस में प्लेस था, शनि कहीं प्लेस था, चंद्रमा कहीं, तो वो मेरी कुंडली बन गई। अब वो कुंडली, वो प्लैनेट्स वहाँ प्लेस कैसे हुए? वो प्लैनेट हमारे पिछले एक लाइफ नहीं, पता नहीं कितनी लाइफ्स के कर्मों का फल है, ऐसे प्लेस्ड हुए। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, मैं किसी की कुंडली देखती हूँ, तो मुझे लगता है वाह क्या कुंडली है, क्या दो दो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं, दो दो उच्च के प्लैनेट्स बैठे हैं। किसी किसी कुंडली में तीन तीन वक्री ग्रह बैठे हैं। वक्री ग्रह का ये नहीं मतलब है कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं होगा, नो नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट स्ट्रगल ज्यादा हो सकती है, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे उसको लाइफ में। सो कुंडली अच्छी होना या थोड़ी खराब होना बहुत डिपेंड करता है आपके पिछले जन्मों के कर्मों पे। तो अब जब आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, अब मैं, आपने मुझसे पूछा, लोग कहते हैं भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। आपने इस लाइफ में नोइंगली किसी का बुरा नहीं किया होगा, लेकिन जो आप आज भोग रहे हो वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अगर आप चाहते हो कि अगला जन्म आपका अच्छा जाए, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करो। भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, यूनिवर्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट को तो अच्छा कर सकते हैं। इट्स जस्ट द सेम थिंग दैट वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट एंड ट्राई टू मेक प्रेजेंट वेरी वेरी करेक्ट एज पर कर्मा थ्योरी, जिसे हम कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी कहते हैं, मैं उसको ये बुलाती हूँ। नेक्स्ट बर्थ के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब हम इसको फॉलो करेंगे ना, तो धीरे 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 वो समय भी आ जाएगा 2-3 जन्मों बाद कि हमें मोक्ष मिल जाए। और क्या पता इतने अच्छे कर्म करें कि बहुत सारे बुरे कर्मों को नेगेट कर दें, नष्ट कर दें। किसी का पहला जन्म हो तो यहाँ पता कैसे चलता है इसका पहला जन्म है? ये देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है पता करना कि पहला जन्म किसका है किसका नहीं। ये तो मैं भी ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, बट हाँ, कुंडली से ये ज़रूर पता चल सकता है कि आपके 5th हाउस से, आपका जो कुंडली का 5वां भाव है और उसका जो स्वामी है, उसकी कंडीशन कैसी है, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई आप बहुत रिसेंटली आए हो आप। हाँ, बहुत रिसेंटली आए हो, क्या करके आए हो, आपने पिछले जन्म में किसी का पैसा मारा था क्या, आपने किसी को धोखा दिया था क्या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, बड़ी इच्छाएं सप्रेस रह गई थी, वो सारी चीज़ें आपको आपके लगन से और 5th हाउस से पता चलती हैं। अब जैसे लोग ये बोलते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, एंड इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बहुत चलता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, या इतनी उम्र हो गई है अभी तक भाग्योदय नहीं हुआ। मेरे लड़कों के लिए जैसे होता है कि अभी तक वो या तो जॉब्स में भटक रहे हैं, या बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो चल नहीं रहा, या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो पाथ ही नहीं है उनके पास, कहाँ जाए क्या करें। राइट। सो मतलब किसी को फाइनेंशियल क्रंच है, किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। सो ये क्या प्रॉब्लम होता है? ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कुंडली से। आपने फाइनेंशियल क्रंच कहा, तो मैं कहीं ना कहीं 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड को देखूंगी। आपने अगर शादी के बारे में अगर आप पूछो कि शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, तो हम 7th हाउस, 7th लॉर्ड को देखेंगे। ये तो बड़ा बेसिक है, लेकिन टोटलिटी में अगर हम बात करें तो सब कुछ कुंडली क्या है, हमारे मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन द कुंडली इज 9th हाउस, विच इज आवर भाग्य स्थान। दिस इज द हाउस ऑफ डेस्टिनी। अगर आपकी कहते हैं ना किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरी तो किस्मत ने साथ, तो वो किस्मत वाली बात है। उसमें भाग्य उदय होना, आपकी किस्मत का एक्टिवेट होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके वेल्थ हाउस के जो 2nd हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होना। अगर आपका 2nd हाउस तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन आपका 9th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है, या मैं कहूँगी खराब हो गया है, अफ्लिक्ट हो गया है, और बड़ी बुरी कंडीशन में वीक है, तो वो आपका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, और आप उतनी फाइनेंसेस या उतना पैसा नहीं अर्जित कर पाओगे, उतना धन नहीं अर्जित कर पाओगे जितना आप नॉर्मली कर पाते अगर आपका 9th हाउस भी अच्छा होता। सो इसमें क्या होता है, 9th हाउस में जो राशि पड़ रही है उसका जो स्वामी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में टॉरस है, राशि आती है घूम के, और उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, तो वीनस की एक उम्र होगी जब आपका भाग्य उदय होगा। हर प्लैनेट की एक उम्र होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सारे बता देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सन। अगर वहाँ सन है, सूर्य की राशि पड़ रही है, 5th मतलब एक 5 नंबर वहाँ लिखा हुआ है, लियो 5 नंबर, तो वो सूर्य की राशि है, तो आपका भाग्य उदय 22वें साल में होगा। 22वें साल में नहीं हो रहा है, या वो उम्र ऐसी है कि आप यंग हो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपने वो अचीव कर लिया जो आपको लाइफ में करना है, तो अगेन 22 उसमें जोड़ दो, 22 के मल्टीपल्स 44 में होगा, फिर 66 में होगा। सिमिलरली हाँ, ऐसे मतलब वो टाइम ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होगा जो आपकी लाइफ को एक्सेल करेगा,
बढ़ोतरी देगा, एनहांस करेगा। सेकंड आता है चंद्रमा। मून का जो टाइम है वो है 24th ईयर ऑफ योर लाइफ। 24 का डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, ऐसे। फिर हम आते हैं चंद्रमा के बाद हम आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं 32वें साल में आपको तरक्की देगा। 32वें साल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अकर करेगा आपकी लाइफ में। देन वी कम टू मंगल। मंगल 28th ईयर, देन उसका डबल, उसका ट्रिपल, मतलब 28 इंटू 2 कर दो, 28 इंटू 3 कर दो, तो वो साल आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट ईयर्स बन जाते हैं। हम उसको कह सकते हैं अपनी भाषा में कि भाग्य उदय हुआ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए किसी ना किसी, जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। भाग्य उदय और कुछ नहीं होता, आपको आसानी होने लगती है, आपको डिवाइन हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है उस टाइम पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फिर हम आते हैं बुध की जो उम्र है वो 36th ईयर है। 36th ईयर में आपका भाग्य उदय होगा। देन वी कम टू सैटर्न। शनि हमारा थोड़ा सा लेट हो जाता है 36वें साल में, 36 ईयर्स। केतु 42 एंड राहु 44। दैट्स हाउ वी गो। हाँ, जुपिटर मैंने शायद मिस कर दिया, विच इज बृहस्पति, वो आपके 16वें साल में असर करता है। दैट मीन्स 16, 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका इस उम्र में आपका भाग्य उदय होगा, जो आपका 9th लॉर्ड का स्वामी है। क्या कोई मैरिड है तो पार्टनर की कुंडली भी इफेक्ट करती है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जैसे ही आपकी शादी हुई तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया, आपका 7th हाउस आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है। तो अब आपने सेक्रेट इंस्टीट्यूशन में आपने एंटर किया, आपने शास्त्रों के सामने बैठ के विवाह किया, तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। आपकी किस्मत उनको अफेक्ट करेगी, उनकी किस्मत आपको अफेक्ट करेगी। बहुत सारे केसेस होते हैं कि हस्बैंड की पत्री में कुछ ऐसा योग है कि उसका जो 7th लॉर्ड है वो पीड़ित है, 6th हाउस में बैठा है, तो वाइफ की तबीयत खराब रह सकती है उसकी शादी के बाद। लेकिन दूसरा योग ये भी है कि शादी के बाद वो तरक्की करेगा। सो दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। एक प्लैनेट अगर खराबी दे रहा है तो वो किसी दूसरी एस्पेक्ट में लाइफ के आपको फायदा भी दे सकता है। सक्सेस के साथ नाम रखने की बात आती है, तो जैसे आजकल तो कई लोग अपनी मर्जी से नाम रख देते हैं बच्चों का, जी हमने सोच के रखा था हम ये रखेंगे, जो अच्छा लगा वो रख दिया। अच्छा लगा। एंड पहले मतलब पंडित के पास जाते थे, या हम गुरुद्वारे का वाग देखते हैं, तो कौन सा चीज़ सही है? और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं नेम साइन, मून साइन, सन साइन, क्या डिफरेंस है तीनों में? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक तो क्योंकि आज का यूथ है वो अपना सन साइन या अपना जो साइन है वो यही समझता है कि मैं जेमिनाई हूँ, मैं लियो हूँ, मैं लिब्रा हूँ, क्योंकि वो जो मैगजीन में और न्यूज़पेपर्स में देख रहा है डेट वाइज कि भाई 21 फरवरी टू 21 मार्च आप पाइसिस हो, आप इस 21 की कोई भी मंथ की डेट ले लो और नेक्स्ट मंथ तक आप ये हो। तो वो सही है, लेकिन वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ लग के देखा जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि एक महीने का फोरकास्ट पूरा उन्होंने दे दिया, आप जेमिनियंस हो, आपका बर्थडे 21 से 21 के बीच में कहीं भी पड़ रहा है, बट आप मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या सारे के सारे लोग जो उस समय पे पैदा हुए सब जेमिनियंस हैं? क्या सब एक से होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे कैन बी सो मच डिफरेंट। और वो ही जो डिकोड किया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने जाके किया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने आपका मून साइन निकाला। अभी हमने सन साइन की बात की, अब हम मून साइन की बात कर रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा भी एक प्लैनेट है, वो आपकी कुंडली के किस भाव में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, और उसमें वो कौन से नक्षत्र में आया है। उस नक्षत्र के कुछ स्वर होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं, उन अक्षरों के हिसाब से आपका नाम अगर रखा जाता है तो इसका मतलब वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से नाम रखा गया। अब वो प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि नक्षत्र भी एक नक्षत्र, एक पहली बात तो जहाँ चंद्रमा है वहाँ 2.5 नक्षत्र आएगा, फिर एक नक्षत्र में 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसे हम पद बोलते हैं। आप कौन से पद में हुए, मतलब आपने पहले तो राशि कर दी नैरो, फिर राशि में आपने नक्षत्र नैरो कर दिया, फिर नक्षत्र में भी पद नैरो करा, तब आप अपने अक्षर पे आए। अब नाउ दिस इज हाउ प्रिसाइज दिस इज, टेल मी, इससे आप किसी की पर्सनालिटी बताओगे। 99% पर्सनालिटी सही निकलती है इफ आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। कंडीशन ये है, अगर टाइम ऑफ बर्थ ही आपने गलत दिया तो मैं आपकी पर्सनालिटी नहीं सही बता पाऊंगी एज एन एस्ट्रोलॉजर। 4 मिनट का फर्क चलता है, वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है।
बल्कि 1-1.5 घंटे का फ़र्क भी है तो उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है और आपका सही, सपोज आपको नहीं पता तो वो करेक्ट करके आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि ये नहीं है, आपका ये टाइम है, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे के इधर उधर हो गया, 1.5-2 घंटे के, तो फिर पामिस्ट्री से पॉसिबल है। और उसमें दूसरी चीज़ प्रश्न कुंडली आ जाती है। आपके पास आपकी नहीं है कुंडली, आपके पेरेंट्स की नहीं है और उनकी वो हॉस्पिटलाइज है, आप मेरे पास आओ कि मेरे मदर की कैसी तबीयत, एक तो मैं आपकी कुंडली से देखूंगी, फिर मैं प्रश्न कुंडली भी लगा लूंगी कि भाई वो सही हॉस्पिटल में है कि नहीं है, ट्रीट होके आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, उनको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, मेडिसिन सही मिल रही है कि नहीं। सो ये सब हम प्रश्न कुंडली से देख लेते हैं, ये चीज़ है। और फिर आपने एक और सवाल करा था, हाँ इसी में एक थर्ड पार्ट था, नेम साइन। नेम साइन वो वाला है जो अपनी मर्जी से रखा गया है, वो आपका बोलता नाम हो गया, वो फेमस हो गया, उससे आप फेमस हो गए। लेकिन बोलता नाम आपको सूट करे ही करे ज़रूरी नहीं है। बेस्ट होता है, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, जो चंद्र राशि के हिसाब से, क्योंकि वो उन अक्षरों की वाइब्रेशंस हैं जो ऑलरेडी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं यूनिवर्स से। सो दैट्स माय पर्सनल थिंग। एंड प्लस वो ग्रंथों में भी लिखा है कि वो आपके लिए ज़्यादा काम करता है और आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है और परेशानियों को आपके जीवन, मतलब दिक्कतें जो आ रही है या लाइफ को थोड़ा स्मूथली चलाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु की। सो आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, हमने देखा है। एंड मोस्टली होता है कि ऑफिसेस के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, पैसे के लिए होता है। बट इसको हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये? आप अगर इसको टोटलिटी में देखो तो एक्चुअली फैमिलीज ही इसको यूज कर रही हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउसवाइफ और हस्बैंड, जो भी घर के मेंबर्स हैं, जो भी एक मेल है और फीमेल है, वो दोनों अपने परिवार को खुश और सुखी देखना चाहते हैं। तो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट फ्रॉम बोथ। अब ज्योतिष कैसे मदद करेगी और वास्तु कैसे मदद करेगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको वास्तु पुरुष को खुश करना है अपने भवन में, अपने घर में या ऑफिस में जहां आप हो। विमेन है, विमेन भी आजकल दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड उनके लिए तो दोनों ही जगहें इंपॉर्टेंट हैं, उनका काम भी और उनका घर भी। सो हर जगह का वास्तु होता है। इफ यू अलाउ मी, आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, जिससे समझ आ जाएगा कि वास्तु एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है और हम इसको ज्योतिष से कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था एक समय पे, इट्स एन एंशिएंट स्टोरी, जब असुर और देवता लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई के दौरान उनका बहुत पसीना बह रहा था। वो पसीना गिरता गया धरती पे और वो पसीना जुड़ के एक क्रीचर तैयार हुआ, बना और बड़ा होता चला गया। अब वो एक टाइम पे इतना बड़ा हो गया कि देवता और राक्षस भी घबरा गए कि ये क्या बन रहा है, ये कौन है, और वो अपनी लड़ाई छोड़ के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगे, उसे मारने के लिए। अब जब वो उसको मारने लगे तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसके लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उसको बचाया और अपना नाम लिया कि तुम मेरे पुत्र हो, तो वो ब्रह्मपुत्र बन गए। अब वो उन्होंने उसको नाम भी दिया कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी नाभि में वास करूंगा, और उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया। वो वास्तु पुरुष हर जगह, अब वो जो क्या हुआ था, जब लड़ाई हो रही थी उसको सब मार रहे थे, तो वो बचने के लिए उल्टे लेट गए, अपनी कोहनियां ऐसे मोड़ ली और घुटने मोड़ लिए। दैट्स हाउ जो आप इमेजेस देखते हो गूगल पे, उसमें इस तरीके का वास्तु पुरुष बना होता है। तो वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया और उनके जो कोहनियां और घुटने वो अलग अलग डायरेक्शंस में, बट नाभि में ब्रह्मा जी ने वास किया, तो इसलिए उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। नाउ ब्रह्मा जी ने उस समय ये भी बताया उनको, वास्तु पुरुष को, कि अगर कोई किसी भवन में प्रवेश करेगा और रहेगा, मतलब वो ड्वेलिंग प्लेस होगा उसका या ऑफिस जहाँ समय बिताएगा कोई भी लिविंग बीइंग, उसको आपकी पूजा करके उस भवन में जाना होगा। अगर आपकी वहाँ पूजा नहीं हुई या आपका ध्यान नहीं रखा गया तो वहाँ वास्तु दोष आएगा और उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहीं अगर वो आपको मान के, आपको फॉलो करके, आपकी पूजा करके आप उस भवन में जाते हैं या उस ऑफिस में जाते हैं, तो वो प्रॉस्पर करेंगे, उनको सक्सेस मिलेगी और तरक्की होगी। तब से वास्तु पुरुष बीइंग में आए और वास्तु पुरुष की इम्पोर्टेंस बढ़ी। अब धीरे बीच में ऐसा समय आया कि लोगों को ये पता नहीं था, क्योंकि ये विद्या ही भगवान से आई है। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, या जैसे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने ये अपने जो उनके 9 पुत्र थे, उन 9 पुत्रों में से उन्होंने भृगु ऋषि थे उनके फेवरेट स्टूडेंट,
तो उनको उन्होंने ये विद्या दी, भृगु ऋषि ने बाकी ऋषियों में बांटी। तो ऐसे करते करते ये विद्या, चाहे वो वास्तु हो चाहे ज्योतिष हो, ये आगे बढ़ा। पर वास्तु के ऊपर उतना रिसर्च नहीं हुआ, उतना शोध नहीं हुआ जितना ज्योतिष पे हो गया। और कुछ इनके जो ग्रंथ थे वो जल भी गए बहुत ज़्यादा, जब एक बड़ी आग लगी थी नालंदा में। हाँ, सो उसकी वजह से इनका नुकसान हुआ। अब ये वास्तु पुरुष डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाता है। सेम आपकी कुंडली है, कुंडली में भी 12 घर होते हैं और 12 घरों के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। सो व्हेन वी कंबाइन ज्योतिष एंड वास्तु, तो हम किसी भी परेशानी का एक तो डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट के लिए ज्योतिष इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं देती है, और या फिर वो रेमेडीज़ कुछ ऐसी हैं जो कुछ एक ज्योतिषियों को ही आती हैं, क्योंकि वो नक्षत्रा बेस्ड होती हैं, जिसे हम नवतारा रेमेडीज़ बोलते हैं। अब वो नक्षत्रों में जाके हर कोई नहीं झांकता, बल्कि मैं तो ये कहूँगी आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ से रेमेडीज़ आ रही हैं, एंड विच आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट। यहाँ पे मैं लेडीज़ के लिए बोलूँगी कि वो ध्यान से ऑब्जर्व करें अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को, कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। आपने सपोज किसी घर में शिफ्ट किया एंड सडनली यू रियलाइज कि घर में महाभारत होनी शुरू हो गई। हर लेडी को चाहिए पीस ऑफ माइंड, हर लेडी को चाहिए घर में शांति, हर लेडी को चाहिए कि बच्चे मेरे हेल्दी रहें, पढ़ाई में उनका मन लगे, मेरे हस्बैंड ऑफिस में अच्छा करें, बेसिकली सबको सद्बुद्धि रहे और सबकी हेल्थ अच्छी रहे, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे। दैट्स व्हाट इस चीज में एस्ट्रो वास्तु बहुत बहुत मदद कर सकता है। एंड वास्तु की बात करें तो बहुत ही कॉमन चीज़ आजकल चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ हुआ तो मतलब सर्टेन डिजीजेस आ रही, होनी ही होनी है। उस पे आप क्या बोलेंगे? राइट, मैं भी बहुत सारी रील्स और ये सब देख रही थी सोशल मीडिया पे। सो व्हाट आई सॉ कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो कैंसर होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है वी शुड नॉट नैरो इट डाउन टू ओनली कैंसर। ये मैं ज़रूर कहूँगी, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है जिसका डायग्नोसिस बहुत लेट हो, लेटर स्टेजेस पे होगा तो वो मुश्किल हो जाएगा संभालना, क्योर करना, उसको ट्रीट करना। कैंसर ही होगा ऐसा नहीं है। वास्तु ये कहता है कि आपको कोई बहुत परेशानी देने वाली क्रोनिक बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट ना हो तो बेटर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट्स की रेमेडीज़ उतना 100% काम नहीं करती, मे बी 20-30%। सो अगर किसी का है तो वो क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते? देखिए, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए आप वाइट पिरामिड को रख सकते हैं टॉयलेट के बाहर, उस जोन में प्लास्टिक का वाइट पिरामिड आता है वास्तु का, रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि 100% आपको फ़ायदा नहीं होगा, 20-30% कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, इट्स बेटर आइदर यू चेंज द हाउस और यू जस्ट अगर आप नहीं खरीदा है तो यू डोंट बाय दैट हाउस। तो क्या उस टॉयलेट को शट डाउन कर सकते कंप्लीटली? टॉयलेट है बट शट डाउन कर दो, आप शट डाउन कर दो, नहीं यूज करो उसको, बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। लेकिन आजकल हम अपार्टमेंट लिविंग में है तो ऊपर नीचे तो टॉयलेट्स है ही ना, प्लस वहाँ पे वो जो टॉयलेट वो एक डिस्पोजल का जो गड्ढा बन गया है, होल बन गया है, या जो उनका जो जिस तरीके से वो बनता है कंस्ट्रक्शन, वो तो नहीं चेंज हुआ, तो असर तो देगा, उसका असर तो रहेगा ही। कम हो सकता है पर 100% नहीं जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट होता है कि प्रॉब्लम होगी, वो घर में किसी भी मेंबर को हो सकती है? वो घर में किसी भी मेंबर को हो सकती है। ऑल्दो जब हम वास्तु देखते हैं या एस्ट्रो वास्तु देखते हैं तो उसमें हम घर के ओनर की कुंडली लेते हैं, या घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रह रही हो जिसके इशू की वजह से वो मेरे पास आया है, तो फिर मैं उन दोनों की कुंडली लूँगी एंड आई विल ट्राई टू कि दोनों का मिला के करके कोलेट करके देन आई ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रीटमेंट। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं होनी चाहिए, ये तो हमें पता चल गया, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअली? नॉर्थ ईस्ट में आप कुछ भी बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट जितना खुला हो, ईशान कोण कहते हैं, ये सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो तो बेस्ट है, सबको पता है ये बात, ये तो मतलब समथिंग वेरी कॉमन। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में आप कुछ भी बना सकते हो। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, मतलब नथिंग जिसमें डिस्पोजल हो रहा है या फायर हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कूल जोन है। ठीक है, हम पूजा करते हैं तो जोत जगती है, मगर वो तो थोड़े समय के लिए होती है, एक बात। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि किसी को अगर कंजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा है, किसी को ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो उसका बेडरूम वहाँ नहीं हो।
या जो एल्डरली लोग हैं 50-60 के ऊपर के हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंजेशन उनके चेस्ट में, लंग्स में हो सकता है। सो नॉर्थ ईस्ट जोन उनके लिए बेडरूम के लिए नहीं बना। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट जितना ओपन हो, वहाँ लिविंग एरिया हो सकता है, वहाँ आप बेडरूम भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस डस्टबिन्स नहीं होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, खुला और साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की बात। अब बात है एंट्री की। घर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, उसका क्या जोन होना चाहिए? देखिए आई विल टेल यू, एंट्रीज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एंट्री सब लोग कहते हैं भाई नॉर्थ की एंट्री हो या नॉर्थ ईस्ट की हो बेस्ट है, नहीं तो फिर सेकंड बेस्ट है ईस्ट, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान की पत्री अलग बात करती है, दैट इज वाई एस्ट्रो वास्तु ज़्यादा प्रिसाइज है। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है तो आपको साउथ एंट्री बहुत सूट करेगी, बस अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है आपको ईस्ट की एंट्री सूट करेगी, और वेस्ट की एंट्री भी बहुत लोगों को सूट करती है अगर शनि अच्छा है। लेकिन एंट्रीज पूरे अगर हम शक्ति चक्र को देखें या वास्तु के हिसाब से अगर हम जोन्स को देखें तो देयर आर 32 एंट्रीज। 32 एंट्रीज में से 8 एंट्रीज आर ऑलवेज गुड, 2 साउथ में और 2 वेस्ट में, 2 नॉर्थ में, 2 ईस्ट में। इफ आई वांट टू बी प्रिसाइज देन W3 W4, S3 S4, E3 E4, N3 N4, दे आर द बेस्ट एंट्रीज इफ यू गेट। सपोज आपने घर ले लिया, आपको एंट्री नहीं पता और बाद में आपको फाइंड आउट हुआ कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाओगे, वहाँ वो आपको बताएं कि यहाँ पे आपकी एंट्री जो है ये एग्जैक्ट N3 N4 नहीं है, कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट आ रही है या नॉर्थ ईस्ट आ रही है, वहाँ भी ठीक है, वहाँ पे भी, क्योंकि हम उस N3 N4 के पास वालों को भी ओके मानते हैं, नॉट दैट बैड। लेकिन अगर वो साउथ में चली गई है और कुछ ऐसी एंट्रेंसेज हैं जो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो फिर वहाँ हम कलर थेरेपी यूज़ करते हैं। हम कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मेटल स्ट्रिप लगाते हैं, सपोज इट्स अ साउथ, तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर मेटल दैट वी यूज़ जो हम लगा देते हैं नीचे आपके जो, जिसे हम एंट्री बोलते हैं या हिंदी में जिसे हम चौखट बोलते हैं, तो चौखट में वहाँ पे इस तरीके से एक कट लगता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर को बुला के वो जिस तरीके से टाइल्स कटती और वो सीधा उसके अंदर वो पट्टी को डाल देते हैं, उस स्ट्रिप को, तो और उसको कवर कर देते हैं, तो आपकी वो रेमेडी हो जाती है, कट लग जाता है नेगेटिव एनर्जीज में। सपोज आपका किराए का घर है एंड यू डोंट वांट टू डू दिस, देन यू यूज कलर्ड टेप्स। नॉर्थ में आप ब्लू यूज करोगे, साउथ है तो वहाँ पे आप येलो यूज करोगे, और अगर वो सपोज वेस्ट है तो आप वाइट कलर का टेप ले सकते हो। एंड सिमिलरली ईस्ट की अगर आप ईस्ट की साइड जाते हो तो ग्रीन यूज कर सकते हो। मतलब ईस्ट में नॉट ओनली ईस्ट, इट कैन बी ईस्ट साउथ ईस्ट, थिंग्स लाइक दैट। वी हैव टू बी वेरी डीप इनटू इट, इफ वी लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। सो ठीक है, सो ये अब कलर थेरेपी कैसे अपने घर में यूज करें? ये तो एंट्रेंसेस में हमने कलर यूज किया। सिमिलरली वही कलर फादर कलर होता है, फादर जोन एंड बेबी जोन व्हेन वी स्टडी अबाउट वास्तु। तो उसमें जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि साउथ बड़ा घटा हुआ है। जब हमारा साउथ घटा होता है तो हमारे पास मनी, जो हमारे पेमेंट्स हैं या हमारा जो पैसा है उसमें हमारे आने में अड़चन आ रही होती है, तब हम वहाँ पे रेड कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत सारे लोग रेड बल्ब लगाने को बोलते हैं, विच आई विल नेवर सजेस्ट, क्योंकि रेड बल्ब अगर आपका मंगल खराब है और वहाँ लाल बल्ब लगा दिया और कहते हैं कि 24 आवर्स चलाओ, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उस इंसान के जिसका मंगल खराब है। घर में कोई तो होगा 4 प्राणियों में से कि जिसका मंगल खराब है, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। सो रेड बल्ब इज समथिंग दैट आई विल नेवर एवर प्रमोट। हाँ, आप रेड कलर यूज कर सकते हो अगर बहुत घटा हुआ है, इन अपहोल्स्ट्री, बेडशीट, थोड़ा बहुत कोई आर्टिफैक्ट रख दिया, कोई पेंटिंग लगाती, इन दैट। सिमिलरली नॉर्थ में आप ग्रीन और ब्लू दोनों यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि वो कितना बड़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। वहाँ पे अगर वो बड़ा हुआ है तो हम येलो कलर यूज करेंगे साउथ में, घटा हुआ है तो रेड करेंगे। यहाँ पे भी ब्लू एंड ग्रीन दोनों चल सकता है। वेस्ट में वाइट कलर यूज होता है, वाइट कलर की अपहोल्स्ट्री, वाइट कर्टेन्स, उसको ज़्यादा। वैसे तो वाइट एंड क्रीम एक ऐसे कलर्स हैं कि जो वास्तु में आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो जनरली अगर कोई मेरे से पूछता है कि हम कैसा पेंट कराएं या कैसा रखें अपने ओवरऑल आप घर को और उसमें चीज़ों को,
मैं तो कहती हूँ टू बी सेफ आप ज़्यादातर वाइट्स एंड क्रीम्स यूज़ करो। एप्पल स्टोर तो बेस्ट है फिर, एप्पल स्टोर तो बेस्ट है फिर। ठीक है, कलर थ्योरी तो ये तो कलर्स हो गए हमारे। एंड अब घर में मतलब कि सब वास्तु इज ओके और कलर भी ठीक ठाक है, बट हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं घर की फीमेल को या बच्चों को, या कोई मतलब क्या कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, वो क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए अगर घर की फीमेल को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या हार्मोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि आज के समय पे हार्मोन इम्बैलेंस मतलब बच्चों को, लड़कियों को उनके प्यूबर्टी के बाद ही शुरू हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप बड़े हो गए, आपकी डिलीवरी होगी तब शुरू होगा। इतना पीसीओडी, पीसीओएस फैला हुआ बहुत कॉमन टर्म, बहुत कॉमन है। हार्मोन इम्बैलेंस है। लेडीज बाद में प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद, तो उनको कॉर्टिसोल बड़े हाई हो जाते हैं, एब्डोमेन रीजन बहुत मोटा बढ़ जाता है। सो दैट इज ऑल आपके साउथ ईस्ट में दिक्कत है। या तो आपका शुक्र खराब है, आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है, अफ्लिक्टेड है, कुछ क्रूर ग्रह है उसको देख रहे हैं, और अगर ऐसा कुंडली में दिख रहा है तो वो आपके घर के साउथ ईस्ट जोन में डेफिनेटली दिखेगा। आप साउथ ईस्ट जोन में जाओ, वहाँ पे आपको दिक्कत दिख जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो उस एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं है, या फिर वहाँ का कलर ठीक नहीं है। सपोज साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट में आपने नीला रंग या काला रंग रख रखा है, दिक्कत आएगी आएगी, घर की लेडी को तो डेफिनेटली आएगी। सो प्रॉब्लम्स की बात करें, 7.5 भी एक टर्म बहुत यूज होता है, शनि की 7.5 चल रही है, बहुत डरावना शब्द है हाँ। जो इंटरनेट बता रहा है। इंटरनेट का जो एल्गोरिदम है वो ये बता रहा है भाई 7.5 आ गई तो पता नहीं क्या हो गया, दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। देखिए 7.5 एक ड्यूरेशन है, एक फेज है, वो हर एक के जीवन में आएगा। वो अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ज्योतिषीय भाषा में, तो जहां मैंने अभी चंद्र राशि की बात करी, जहां आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, उस कुंडली के घर से एक पहला घर आएगा, एक दूसरा घर आएगा, वो घर बीच में है जिसमें चंद्रमा है। तो जब गोचर में ट्रैवल करता हुआ ट्रांजिटिंग सैटर्न जब मून साइन से पहले वाले भाव में आया तो आपकी 7.5 शुरू हो गई। और शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, फिर वो आया ठीक चंद्रमा के ऊपर, वहां भी 2.5 साल में रहा, वो पीक 7.5 है। फिर वो जाती हुई 7.5 है जो उसके नेक्स्ट हाउस में पहुंचा, वहां भी 2.5 साल रहा, तो टोटल 7.5 साल की 7.5 का नाम हो गया। शनि कौन है? शनि देव को समझना पड़ेगा पहले 7.5 को समझने के लिए। शनि देव को कहा गया है कि वो एक बहुत सीरियस, अगर हम किसी प्लैनेट को पर्सोनिफाई करें ना, एक पर्सन की तरह देखें, शनि एक बड़े मैच्योर इंसान है, मैच्योर प्लैनेट है, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। रावण चाहता था कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड ही वांटेड कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो उसके सारे ग्रह जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, कुंडली एकदम 100% सही हो। अब ऐसा तो होता नहीं है। श्री राम की भी कुंडली परफेक्ट नहीं थी, कृष्ण जी की भी कुंडली परफेक्ट नहीं थी। सो रावण ने क्या करा, सारे प्लैनेट्स को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया उसने। अब उसमें से शनि देव ने जैसे ही बच्चे की पहली किलकारी हुई, शनि देव ने एक पैर बाहर निकाल लिया जेल से। अब कुंडली खराब हो गई, शनि खराब हो गया, उसकी अलग गड़बड़ प्लेसमेंट हो गया। रावण को गुस्सा आया, उसने शनि के पैर पे वार करवाया, पैर पे चोट दिलवाई, पनिश करवाया, पैर तुड़वा दिया एक। तब से शनि देव लिंप करके चलते हैं, इसीलिए उनको शनै शनै, शनिदेव शनै शनै मतलब स्लोली रिजल्ट देते हैं, इसीलिए कहते हैं शनि की दशा में सब काम डिले होते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो 7.5 में डिलेज होंगे। 7.5 में आपके माइंड पे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, माइंड है, उस पे उसके आसपास शनि है, तो हमारे मन पे बहुत फर्क पड़ेगा। हम थोड़ा एंग्शियस रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे काम समय पे नहीं हो रहे हम परेशान होंगे। तो 7.5 हमें एंग्जाइटी देती है, 7.5 हमें फ्रस्ट्रेशन देती है, हमारे काम डिले कराती है। बट 7.5 आपको हमेशा खराब ही रिजल्ट दे ऐसा नहीं होता। 7.5 बेसिकली एज पर मी इज योर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, जहाँ आप ट्रांसफॉर्म होते हो। अभी आप इमेच्योर थे, 7.5 आपको सडनली मेच्योर बना देगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, देखने का आपका नज़रिया बदल देगी। सो 7.5 आपको कुछ से कुछ बना देती है उन 7.5 सालों में, लेकिन 7.5 आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाती है, चाहे वो आपकी सोच का बेनिफिट हो, चाहे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो,
चाहे हेल्थ का बेनिफिट हो, चाहे आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव का बेनिफिट हो। साढ़े साती बहुत बेनिफिशियल फेज है। सो साढ़े साती को इस तरीके से हमें एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं देखना चाहिए। शनि भी किसी की कुंडली में अच्छे बैठे, शनि एक क्रूर ग्रह हैं, मतलब अगर हम उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस देखें तो उनको हम हमेशा एक मेलिफिक प्लैनेट के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर आप कुंडली के हिसाब से देखो, अगर आप वृषभ लगन हो यानी कि टॉरस, या फिर आप लिब्रा या तुला लगन हो, तो शनि आपके योग कारक हैं। उनकी साढ़े साती में आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। शनि की साढ़े साती में 15 प्राइम मिनिस्टर्स ने ओथ ली है। तो उनके वो ग्रह, शनि उनका अच्छा रहा होगा, मेहनत जरूर करवाई, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी जरूर दी, लेकिन उनको क्या देखे गए आप ये सोचो। प्राइम मिनिस्टर बन गए। एग्जैक्टली। एंड शनि को मुझे को याद है बचपन में हमारे शनि देवता आते थे, वो शनि देवता नहीं आते थे, सॉरी, एक मतलब बंदा आता था, वो जो कॉइन मांग कॉइन मांगता था, वो एक बंदा बना स्टील का, उसका डोलची होती थी, हाँ जी हाँ जी। उसमें एक बंदा डुबोया होता था, वो तेल डालते थे, सिक्के डालते थे, वो मतलब शनि देवता आए, शनि खटखटाता था वो शनिवार। दिस इज वन ऑफ द वेरी एंशिएंट रेमेडीज। तो उसको क्या, सब हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो सब ना कप कप में तेल लाते थे, तो हम बच्चे छोटे छोटे थे, उसमें बोलते हैं आप कॉइन डालो फिर अपना चेहरा भी देखो। हाँ ये चेहरा देखो, वो फिर दुआएं देके जाता था, हम तेल डालते थे, और वो शनि का स्वरूप आया ना आपके घर। हम नकल उतारते थे आगे, हम उसके ना बच्चे थे, हमें पता तो था नहीं कुछ, शनि देवता आ गए, शनि देवता आ गए। सो वो क्या अच्छी रेमेडी होती है ये? हाँ वो अच्छी, वो एक मैं उसको मानती हूँ। अब तो उनको पड़िया बोलते हैं, पड़िए लोग। अब कोई भी नहीं आता, अब कोई भी नहीं आता, कोई भी डोल लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना कहते हैं कि जब कॉइन गिरे तो उसकी आवाज खनक होनी चाहिए। इसीलिए अब दिस आई डोंट सी एनीवेयर। काफी बचपन का एक वो सीन पूरा याद है, बट हाँ अब याद करो तो नहीं, कॉन्शियसनेस बट हर जो भी जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे, उस हर बात में लॉजिक है, लॉजिकल है ये बातें। क्योंकि लाल किताब यहाँ पे वो चीज़ें बताता है। लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखी थी, 39 से लिख रहे थे, फिर अलग अलग एक एक वर्जन पब्लिश हुआ, जाके 52 में फाइनल वर्जन आया। उसमें ये सब जो हमारे घरेलू रेमेडीज हैं उनका जिक्र है, एंड इट वर्क्स। शनि के साथ ये भी बोलते हैं कि उस दिन काली चीज नहीं पहन देनी चाहिए, दान नहीं करनी चाहिए, ये मिथ्स हैं क्या? लोहा नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं इसको मिथ नहीं मानूंगी। नहीं, ये बिल्कुल काम करता है, क्योंकि ये सब शास्त्रों में लिखा है। लोहा, काली उड़द, ये सब शनि के आर्टिकल्स हैं, शनि के ये सब आर्टिकल्स हैं, एंड दिस इज मेंशन्ड, ये किताबों में लिखा है, ग्रंथों में। तो इनको मैं कभी गलत नहीं कहूंगी। साढ़े साथी के बाद एक और जो टर्म है जो बहुत डराता है, वो है काल सर्प दोष। सो ये कितना डरावना है ये? देखिए, काल सर्प दोष अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा कोई दोष है ही नहीं। काल सर्प दोष इज अ मैन मेड दोषा और योगा विच हैज बीन मेड बाय पंडित्स। बहुत साल पहले इस टर्म को इन्वेंट कर दिया गया था अपनी दुकानें चलाने के लिए, और ये मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, क्योंकि किसी ग्रंथ में इसका मेंशन नहीं है। काल सर्प दोष, काल सर्प, इसके बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं कि यहाँ पे काल सर्प दोष का रेमेडी होती है, ये होता है। बट आप मुझे बताओ ना, काल सर्प दोष एक्सप्लेन करती हूँ। राहु केतु एक्सिस है, एक उसके एक्सिस में सारे प्लैनेट्स आ गए तो वो काल सर्प दोष बन गया। अगर सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल हैं और उनकी कुंडली में सो कॉल्ड काल सर्प दोष है, तो आप उसे दोष बोलोगे कि क्या बोलोगे? मैंने उनका ही सुना था कि सचिन तेंदुलकर हैं, देन अंबानी हैं, इतने सारे लोग हैं जिनका कि आप काल सर्प दोष के बारे में आप कहोगे कि काल सर्प दोष का, उनकी कुंडलियों में तो ये राजयोग से भी ज्यादा बेनिफिशियल है ना, तो ये दोष नहीं है, और ये टर्म भी कहीं मेंशन नहीं है। काल सर्प दोष बृहद पाराशर शास्त्र में कहीं मेंशन नहीं है। इट्स अ वेरी फेक टर्म, और उसको झूठ से झूठ बोल के तो वो पूजा करवाते हैं। इतने बरसों से ये चीज चल रही है कि आज वो सच्चाई दिखती है। वो नहीं, ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा, इट्स अ फेक टर्म। काल सर्प दोष इज अ फेक टर्म। इसके साथ एक और चीज आती है कि बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि उस कुंडली वगैरह बनती है, अजी ये गण मूल है, मूल में पैदा हुआ है तो ये फादर पे भारी होगा,
या कहीं पे भारी होगा। गंडमूल के बच्चे क्या होते हैं, ये टर्म ही एक्सप्लेन कीजिए। सी, ये टर्म एक ऑथेंटिक टर्म है, लेकिन हर बच्चा जो बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ हो या केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ, वो गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है या मूलों का बच्चा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2 ही प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं, केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, जिनमें कि हम कहते हैं पंडित जनरली, अब वो जानबूझ के कहते हैं, उन्हें कम नॉलेज है, आई डोंट नो, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी, लेकिन बुध के नक्षत्र में बच्चा पैदा हो, ओ ये तो मूलों का बच्चा है, केतु के नक्षत्र में मूलों का बच्चा है, ऐसे नहीं होता। केतु का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है और अपनी कुछ लास्ट की या बिल्कुल शुरू की डिग्रीज में है, विद इन 3 डिग्रीज आगे या पीछे है, और साथ में उसी समय मांदी एक उपग्रह होता है, मांदी और गुलिका, ये भी बड़े इल प्लेस्ड हैं, इनके भी कहीं अफ्लिक्शंस आ रहे हैं उस किसी पर्टिकुलर जो प्लैनेट है जो बच्चे से रिलेटेड है, जुपिटर हो गया या 5th हाउस 5th लॉर्ड हो गया, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये बच्चा मूलों का है और इसकी हमें 27 नक्षत्रों की पूजा करानी चाहिए, और जो कि ऑथेंटिक है। लेकिन आप ये बोलो कि हाँ ये तो भाई अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, ये तो मूलों का ही है, या ये केतु के या बुध के किसी नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र है, ये मूलों का बच्चा नहीं है कि वो मूल नक्षत्र हुआ तो मूलों का बन गया। वी हैव टू सी द डिग्रीज, वी विल सी द डिग्रीज, वी विल सी द अदर थिंग्स, देन वी कैन, एक सही एस्ट्रोलॉजर होगा वो बताएगा कि हाँ ये मूलों का बच्चा है, आप इसकी पूजा कराइए। सबकी जरूरी नहीं है, सबको डरने की जरूरत नहीं है इससे। सही एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इट्स $1 million क्वेश्चन। देखिए, इसके लिए सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ी रिसर्च ज़रूरी है। आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो या कुछ भी एक आर्टिकल खरीदने जाते हो, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो, आप रिसर्च करते हो ना, सर्वे करते हो, पूरे सबके रिव्यूज़ देखते हो, बातें करते हो, लोगों से पता करते हो, तब खरीदते हो ना, ये ब्रांड अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है। सिमिलरली यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू रिसर्च। अब तो इंटरनेट है, यू नीड टू रिसर्च ऑन इंटरनेट, रिव्यूज़ पढ़िए। एक बात, इसके ना 2-3 रेड फ्लैग्स हैं जो आपको बताती हूँ। एक तो ये बात हो गई, ये आपका अपना पर्सनल एफर्ट हो गया। सेकंड, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए और उसने आपको आपके बच्चे की आपकी कुंडली देख के आपको जो बताना शुरू करा, उसमें उसने आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको डरा रहा है, उसने आपको डराना शुरू करा। आप समझ जाओ दिस इज द रेड फ्लैग कि ये एस्ट्रोलॉजर में कुछ गड़बड़ी है। तीसरा रेड फ्लैग, एस्ट्रोलॉजर की फीस बड़ी कम है, 99 रुपीज़ है, 101 रुपये है, और आप वहाँ चले जाते हो, आप प्रिडिक्शन शुरू कर देते हो और वहाँ पे वो प्रिडिक्शन आपको दे रहे हैं और आपको डरा रहे हैं और साथ में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। मतलब उनकी फीस तो 101 थी, लेकिन वो नीलम बेच रहे हैं 1.25 लाख का। हाँ, ठीक है, उन्होंने अपने ये क्रिस्टल्स बेचने शुरू कर दिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये दिलवा दूंगा, हमारे जानकार हैं, वहाँ से ले लीजिए। तो उस सब में उनका कट होता है, तो यहाँ पे भी रेड फ्लैग है। और तीसरी जो बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है, वो रेड फ्लैग ये है कि एस्ट्रोलॉजर जब कोई ऐसी बात करे जो कि ग्रंथों से बाहर है, वो रेड फ्लैग हो जाता है। पर वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको थोड़ी बहुत, मैं नहीं कह रही सब एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, बट बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो थोड़ी बहुत। मतलब जो बृहत्पाराशर होरस शास्त्र है या जो भी ग्रंथ है, उनका एक शॉर्ट समराइज्ड कोई बुक होगी, एक बड़ी अच्छी बीवी रमन जी की एक बहुत पतली सी बुक है, वो लेके हर कोई थोड़ा सा पढ़ लेना, तो उसको पता चल जाएगा सामने वाला क्या बात कर रहा है। एंड यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस लॉजिकली, आप उसको काउंटर क्वेश्चन करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिल्कुल एज ए लेमैन पहुंच जाते हो, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं पता, तो बहुत सारे आज की डेट में मेरी, आई एम सॉरी टू से, और मुझे बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए, इट्स माई ओन फ्रेटर्निटी एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको ईश्वर ने लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए भेजा, आप उस मार्गदर्शन को अपने मैं नहीं कहती आप फीस मत लो, आप फीस लो, बट वो फीस वैल्यू फॉर मनी हो, एथिक्स के साथ हो, अपने कर्मों का अलाइनमेंट करके बात करें, एथिकली लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें, नोइंगली एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि सामने वाला जो मेरे पास आया है दिक्कत लेके, परेशानी लेके, वो मेरे पास से थोड़ा सा रिलीफ लेके जाए और आपकी जो ऑथेंटिक रेमेडीज हैं उनको बताएं। वी डोंट नीड टू गो आउट ऑफ हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनसे बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू गेट बैक टू बेसिक्स एंड वी कैन हेल्प पीपल। Very well said. And, uh, and uh, 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 uh,
एक चीज एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बहुत बेचते हैं, श्री यंत्र बहुत बेचते हैं, हाँ जी, तो श्री यंत्र सही होता है? श्री यंत्र सही होता है क्योंकि श्री यंत्र इस तरीके से बना होता है, उस पे जो प्रिंटेड होता है, एम्बॉस्ड होता है, वो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, और श्री यंत्र रखने का भी एक तरीका होता है। श्री यंत्र पे हमें समर्पण क्या करना है वो भी एक जनरली अलग अलग, जैसे हमें धन समृद्धि चाहिए तो उनके ऊपर सिंदूर अर्पण करेंगे, बट देर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। एंड ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने सपोज कोई मंत्र उच्चारण करवाना है, कोई मंत्रा चैंटिंग करवानी है, पंडित को 1.25 लाख मत दो आप प्लीज़, क्योंकि बीमार जब आप होते हो तो गोली पंडित नहीं खाता ना, आप खाते हो ना। सो व्हेन द प्रॉब्लम इज विथ यू, देन मंत्रा चैंटिंग ऑल्सो शुड बी डन बाय यू, जितनी आपसे हो, जैसी आपसे हो, बट श्रद्धा से बैठ के करो। और उसको करने का तरीका, अगेन आई विल अगेन रिपीट, यू हैव टू मीट the right astrologer, the right person or a right पंडित who can really tell you कि हाँ इसको इस तरीके से करना है। प्रॉब्लम जो समाज में आ रही है वो यही आ रही है कि राइट लोग नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे किसको जो बताया जाता है वो फॉलो होता है। मुझे कुछ बता दिया, आपको कुछ बता दिया, सो वी आर कन्फ्यूज। रील्स, इंस्टा रील्स, तो बहुत सारी रेमेडीज हैं। आज ये दिवाली आ रही है, ये कर लो, लैंड गेट पोर्टल खुल रहा है, ये कर लो, 11/11 है, सनसाइन है, आजकल तो रेकी हीलिंग भी चल गई है। हाँ हीलिंग, रेकी हीलिंग, जी भेज रहे हैं, एब्जॉर्ब इट, तुरंत स्वाइप अप। करेक्ट करेक्ट। इंडिया में बहुत सारे भगवान हैं, सबके अलग अलग भगवान भी हैं, तो किसको पूजना चाहिए? ईष्ट देव बोलते हैं कि अपने ईष्ट की पूजा करिए, आपको बेनिफिट होगा। वो ईष्ट कैसे पता चले? देखिए मैं तो अलग अलग रिलीजन्स के बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, उसके हिसाब से मैं इष्ट देव आपको बता सकती हूँ। वो आपकी कुंडली बता सकती है आपको। आपकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। कुंडली इज़ ऑल अबाउट 12 and 9, 12 राशियाँ, 12 घर एंड 9 प्लैनेट्स। हाँ, बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो 12 घर और राशियाँ हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 into 9 तो नंबर आता है 108। दैट इज़ हाउ 108 माला, 108 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 108 बार आप मंत्रा चैंटिंग करो, तो दिट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये ऐसे इन्वेंट हुआ। अच्छा, हम विल कम बैक टू इष्ट देव। सो इष्ट देव आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं, उनमें से जो प्लैनेट जिसका सबसे ज़्यादा डिग्री है, हाईएस्ट डिग्रीज होती हैं, एक प्लैनेट 0 to 30 डिग्री के बीच में होगा, तो जितनी हाईएस्ट उसकी डिग्री है, सपोज 9 है, उसमें से मरकरी की हाईएस्ट डिग्री है, तो मरकरी आपका इष्ट प्लैनेट बन गया। अब मरकरी के भगवान कौन है? विष्णु जी। सो दैट मीन्स आपके इष्ट देव कौन हुए? विष्णु जी। तो ऐसे करके मैं आपको सारे प्लैनेट्स का बता देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सन अगेन। सूर्य अगर आपके आत्मा कारक हैं, दैट इज हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, आत्मा कारक प्लैनेट बोलते हैं उसको। तो अगर सूर्य हैं आपके आत्मा कारक, तो श्री राम आपके इष्ट देव हैं। सिमिलरली अगर चंद्रमा आपके आत्मा कारक बनते हैं तो कृष्ण भगवान आपके इष्ट देव बनते हैं। उसके बाद बुध आ जाता है, मरकरी विष्णु जी मैंने अभी बताया। फिर हम आते हैं मंगल पे। मंगल का तो सबको पता है, हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी के साथ नरसिंह अवतार को भी हम ले सकते हैं। फिर हम आते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, यानी कि जुपिटर और बृहस्पति देव। जुपिटर भी विष्णु देव की बात करते हैं, विष्णु भगवान, और उनके साथ साथ हम परशुराम भगवान को भी ले सकते हैं। फिर हम शुक्र पे आते हैं, तो शुक्र इज़ ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट वेल्थ के लिए हम लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं, तो लक्ष्मी जी एंड पार्वती जी, यहाँ देवियाँ आ जाती हैं। फिर हम आते हैं सैटर्न के ऊपर। शनि के लिए विष्णु जी तो है ही हैं, उसके साथ साथ हम शनि के लिए नरसिंह भगवान एंड विष्णु जी फॉर शनि अगेन। देन वी कम टू केतु एंड राहु। केतु के लिए गणेश जी, और राहु के लिए नरसिंह अवतार एंड शिव जी एंड दुर्गा ऑल्सो। शिव जी एक ही के इष्ट है? हाँ, शिव जी 2-3 जगह आ गए, राहु एंड आई थिंक शिव जी वी टुक इन सन ऑल्सो। सन में? हाँ, सन में भी है। बहुत लोगों का ये मानना है कि शिव जी से ही सब अवतारित हुए हैं, वो टॉप पे हैं और सब उनसे अवतारित हुए हैं। बट मैं ना बहुत अनकन्वेंशनल टाइप की शायद एस्ट्रोलॉजर हूँ।
मेरा ये मानना है, चाहे वो शिव भगवान है, चाहे दुर्गा जी हैं, चाहे राम है, कृष्ण है, ये सब नाम तो ह्यूमंस ने दिए हैं ना, हमने बनाए हैं। इनके फेसेस भी हमने बनाए हैं कि अच्छा दुर्गा जी ऐसी दिखती हैं, श्री राम ऐसे दिखते हैं, कृष्ण जी यहाँ पे मोर पंखी लगाते हैं, ये हमने बनाया। असल में क्या है? असल में तो भगवान एक है ना, गॉड इज़ वन। एंड गॉड कौन है? गॉड इज़ दैट सुपर पावर, दैट एनर्जी अप देयर। ब्रह्मांड में एक एनर्जी है जो सब देख रही है, सबके कर्मों को चेक कर रही है, सबको जो है जब परेशानी आती है हम ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, डिवाइन, तो वो डिवाइन हेल्प करता है। दैट इज़ अ होप, दैट इज़ एन एनर्जी। गॉड इज़ वन एंड गॉड मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता। मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लोग कह सकते हैं ये पागल है, बहुत लोग कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेके। आप रहें कट्टर, मेरा ये मत है। तो रीना जी बहुत मज़ा आया मुझे इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली हैं एंड आई होप ये बहुत सारे लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहा हो। आई होप सो टू, आई होप सो टू कि जितनी ये मिथ्स हैं, जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, वो आपके मीडियम से, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू जितना ज़्यादा ऑडियंस इसको सुन सके और समझ सके और वहम से बाहर निकल सके, दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। और अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता है और इन करोड़ों लोगों में से कुछ 100 लोगों का भी अगर भला होता है और वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स लाइफ, देन आई थिंक वी बोथ विल बी सक्सेसफुल। मेरे मन में एक वही डायलॉग चल रहा है पीके का, डर का बिजनेस। हाँ तो बोलो ना इसको डर का बिजनेस, कैप्शन टैगलाइन बन जाएगा। एक्चुअली ये डर का बिजनेस बना दिया। पहली बात तो ये बिजनेस नहीं है, दिस इज अ स्किल ऑफ शोइंग पाथ। एस्ट्रोलॉजी का अगर आप वर्ड्स का मतलब समझो ना, ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति, आपको उससे रास्ता दिखाना है। इट ऑल स्टार्टेड जब ऋषियों का, फिर ये राजा महाराजाओं के समय पे आया। राजा महाराजाओं ने उसको जो है अपने की कब भूकंप आएगा, कब अकाल पड़ेगा, कब सूखा पड़ेगा, कब बाढ़ आएगी, उसके लिए यूज़ करना शुरू करा। कब लड़ाइयाँ होंगी, तो वो एक होता था ना राज ज्योतिष, वो होते थे। आम जनता के लिए ज्योतिषी नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे वो आम जनता में आया। अब तो ऐसा है कि एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर नुक्कड़ पे ये आपने क्या बोला, डर का बिजनेस चल पड़ा है। आई होप सबको समझ में आया हो और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर सबको भेजा जाए। सो थैंक यू रीना जी। Thank you so much for inviting me. Thank you. You have a good day.